Hello everyone, welcome to today's class. Today we are studying class 8 English book chapter number 3 Glimpse of the Past. We have already done first part of this chapter and let's start with the part second. ब्रिटिश रूल जो ब्रिटिश रूल था वो कब से कब तक था 1765 से लेकर 1836 तक 1765 to 1836 religious reader preached idea like untouchability and child marriage. जो धर्म गुरु थे वो प्रीस्ट मतलब फैलाते थे आइडिया इस बात को लाइक कौन से अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज यानी कि छुआछूत और बाल विवाह। हम इस इमेज में देखें अगर तो यहाँ पे एक धर्मगुरु बैठे हैं और ये क्या कह रहे हैं, एनी वन हु क्रॉस द सी लॉस हिज रिलीजन, यानी कोई भी वह व्यक्ति जो समुद्र को पार करेगा वो अपने धर्म को खो देगा। ऑल दी मिसेरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, और दूसरे व्यक्ति यहाँ पे कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, मिसेरिटी बुराइयाँ हैं, इन द वर्ल्ड संसार में ड्यू टू द वुमेन औरतों के कारण है। आगे देखिए, द ट्रूथ वाज द इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट द ब्रिटिश स्क्रॉल्ड देम, और ये भी एक सच्चाई थी कि जो भारतीय थे उन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया था, और जो ब्रिटिश लोग थे, जो विदेशी लोग थे, स्क्रॉल देम, उन पर अत्याचार करते थे, उनके बारे में बुरा सोचते थे। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है, द नेटिव आर अनवर्थ ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, कि ये जो लोग हैं ये क्या हैं, ये विश्वास अनवर्थ ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के काबिल नहीं हैं, इनकेपेबल और ऑनेस्टी, और ईमानदार भी नहीं हैं। और इसी की बात को सहमत करने के लिए यहाँ पे देखिए एक इंडियन व्यक्ति खड़ा है और वो क्या कह रहा है, ट्रू योर ऑनर, कि सच्चे है मेरे मालिक, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ। यानी कि जो इंडियन है वो खुद ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। Being merchant, the British wanted quick profit. Their heavy taxes forced farmer to abandon their field. Being merchant, क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो ये फॉरेनर्स थे, ये क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनकी, तो एक तरह से ये क्या थे, व्यापारी थी। सो द ब्रिटिश वांटेड, ब्रिटिश क्या चाहते थे, अंग्रेज क्या चाहते थे, क्विक प्रॉफिट, जल्दी से जल्दी लाभ। देयर हैवी टैक्सेस, उनके जो बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट था उनके टैक्स का। फोर्स्ड फार्मर, फार्मर्स को फोर्स करते थे टू अबेंडेड देयर फील्ड, उनकी फील्ड को खाली करने में, उनकी फील्ड को, उनके खेतों को छोड़ने के लिए मजबूरी में उनको, यानी जो किसान थे भारतीय, उनको मजबूरी में अपने खेतों को छोड़ना पड़ता था। बट योर मैन आर टेकिंग माई क्रॉप, अब देखिए यहाँ पे एक इंडियन कह रहा है फॉरेनर से कि लेकिन आपके जो आदमी हैं वो मेरी फसल को ले जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू द जेल। और इसकी इस बात का जवाब देते हुए फॉरेनर क्या कह रहा है, देखिए इंडियन मैन ने कहा कि बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, कि लेकिन आपका जो आदमी है वो मेरी सारी फसल ले जा रहा है, तो एक तरीके से मैं आपका टैक्स कैसे दे पाऊँगा। और इसके जवाब में जो ब्रिटिश है वो क्या कहते हैं, यू आर स्टिल इन एरियर, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू द जेल, कि आप अभी भी कर्ज में हैं, अगर अभी भी आप अपना अगले सप्ताह तक अपना टैक्स पे नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। और इतना सब होने के बाद भी स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड, फिर भी जो ब्रिटिश लोग थे वो अदर मेथड, दूसरे तरीके ढूंढ रहे थे, विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जो उनको ज़्यादा प्रॉफिट दे। देखिए किस तरह से एक व्यक्ति है, फॉरेनर व्यक्ति हमें यहाँ दिख रहा है, और वो क्या कह रहा है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन बॉट टू इंडिया। गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड, कि वो सामान जो इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, शुड नॉट है, उस पर नहीं होनी चाहिए, एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी उनको भारत में लाने के लिए उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी, कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए। वैन बॉट इन टू इंडिया, जब उसको भारत लाया जाए। और यहाँ पे जो दो दूसरे व्यक्ति खड़े हैं वो कहते हैं अ गुड आइडिया, एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये बहुत अच्छा सुझाव है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू
क्रिपल्स इंडियन इंडस्ट्रीज, और जो इस इंडिया कंपनी के लॉ थे, नियम थे, वो क्या कर रहे थे, क्रिपल्स कर रहे थे, यानी कि वो नष्ट कर रहे थे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। जो भारतीय स्वदेशी कंपनियां थी उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको नष्ट कर रहे थे। इन्वेंटिवली फेमिनाइन फॉलोड, और इतना होने के बाद भी उनके जो अलग अलग तरीके थे, किसके लिए फॉलो कर रहे थे, वो फॉलो कर रहे थे बिटवीन द 1822 टू 1836, 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस डाइड टू स्टार्वेशन, 15 लाख भारतीय मर गए, किससे, भूखमरी से। द ब्रिटिश पॉलिसीज राइज्ड द एक्सपर्ट एस्टेंट ऑन देयर बिजनेस, तो जो वहाँ के भारतीय बिजनेस के लोग थे, यानी जो कलाकार थे, उनके बिजनेस को नष्ट कर दिया जाता था, और इस तरीके से 15 लाख लोग क्या हुआ, भूखमरी से मर गए थे। फोर्थ, राजा राममोहन राय। राममोहन रॉय यानी राममोहन राय इनका नाम है, और इनका जो टाइम था वो था 1772 1833, 1772 से लेके 1833 तक। राममोहन रॉय अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। राममोहन राय क्या थे, एक लर्नड मैन यानी कि एक अच्छे जानकार थे, कहाँ से, बंगाल से, यानी वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, और वो ये समझ रखते थे कि देश में क्या गलत हो रहा है। लेट्स अस नॉट डिसअपियर आवर सेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट। लेट्स अस नॉट डिसअपियर आवर सेल्फ, हमें अपने आप को इस तरह से ख़त्म नहीं करना चाहिए। आवर जो एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, वो बहुत ही महान है। एंड वी आर कैपेबल, और हम इस बात के लिए समर्थ हैं, ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स के लिए। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने समाज को रिफॉर्म करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। सुपरस्टिशन हैव बीन राइजिंग अप, क्योंकि यहाँ पे अंधविश्वास बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, कहाँ, समाज में, ऐसा राममोहन राय का मानना था। ही वाज अट्रैक्ट बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, और वह साइंस यानी कि जो विज्ञान था और जो मॉडर्न नॉलेज था उससे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उनका मानना था कि जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, और साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सुपीरियर ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, उन्होंने एक अखबार भी शुरू करा, एक न्यूज़पेपर भी शुरू करा, लेकिन बट द सोफिस्टिकेटेड ब्रिटिश, लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने उसको बंद करवा दिया। क्यों, उन्होंने उसको बोला कि नहीं, ये ना हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, तो उसको बंद करवा दिया। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, की गाय अलग अलग रंग की हो सकती हैं, बट द काउ ऑफ देयर मिल्क, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके जो दूध का रंग है वो एक ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, कि अलग अलग धर्म गुरु, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें कर सकते हैं, पर एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन, लेकिन जो हर रिलीजन, हर धर्म का सार है, इज द सेम, वो एक ही है। ही क्रॉस द सी, उन्होंने सी को क्रॉस किया। क्यों, क्योंकि धर्मगुरु कहते थे कि जो समुद्र के पार जाएगा वो अपना धर्म खो देगा। इस बात को मिथ्या साबित करने के लिए उन्होंने समुद्र को पार किया। एंड वेंट टू द इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड भी चले गए। टू सी वाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, यह देखने के लिए कि वो क्या चीज़ें हैं जो ब्रिटिश को पावरफुल बना रही हैं। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ जाके राममोहन राय ने उनसे कहा, किनसे, ब्रिटिश से कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर, कि हमने आपको अपना राजा मान लिया है, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस, और आपको भी हमें अपना एज सब्जेक्ट, अपना सर्वेंट, अपना गुलाम मान लेना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, अपनी प्रजा मान लेना चाहिए, बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑन टू हिज सब्जेक्ट, कि एक जो शासक होता है उसकी अपनी प्रजा के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये बात आपको भी मान लेनी चाहिए।
ऑपरेशंस ऑफ 1765 to 1835, 1765 से लेके 1835 तक। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूज टू ऑपरेस इंडियन, लेकिन फिर भी ब्रिटिश क्या कर रहे थे, कंटिन्यू लगातार इंडियंस पे अत्याचार कर रहे थे। इन 1888 1858 में, सॉरी 1818 में दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने एक नियम बनाया जिसको नाम दिया रेगुलेशन थर्ड का। अंडर इट, इसके अंदर, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, कि एक भारतीय को बिना किसी मुकदमे के, ट्रायल मुकदमा, बिना किसी केस के, बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया जा सकता था। एंड ही हैव नो राइट्स टू स्पीक, और उसे इसके बारे में बात करने का भी अधिकार नहीं था। All the time British officer in India drew big salaries and also made fortune in private business. All the time British officers, हर बार जो ब्रिटिश ऑफिसर थे इन इंडिया ड्रू, जो इंडिया में काम कर रहे थे, बिग सैलरी, उनको बड़ी सैलरी मिल रही थी। एंड आल्सो मेड फॉर्टून इन प्राइवेट बिजनेस, और वह प्राइवेट बिजनेस में, यानी प्राइवेट बिजनेस करके यहाँ पे अपना भाग भी आजमा रहे थे। फॉर्टून्स भाग्य होता है। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीस in India. 1829 में ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग, जो ब्रिटेन था, सॉरी ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग, ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर रहा था, यानी भारत को सामान बेच रहा था। कितने का? ब्रिटिश गुड बेच रहा था, कितने का? 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया, 7 करोड़ रुपए का। 1829 में 7 करोड़ रुपए की वैल्यू क्या थी, ये आप और मैं शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die, और उनकी इसी कारणों से क्या हो रही थी, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो डाई हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक टू होम, और जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, उन्होंने उन्होंने रिपोर्ट किया था बैक टू होम, यानी ब्रिटिश में इस बात का रिपोर्ट किया था। और उन्होंने क्या वर्ड्स कहे थे वो हम यहाँ देखते हैं। द बोन ऑफ कॉटन वेव्स आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया। द बोन ऑफ, यानी कि जो किसान हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है कि द बोन, यानी कि वो जो किसान थे वो इनके अंडर में काम कर करके एकदम ढांचे की तरह उनका शरीर हो गया था, उनकी हड्डियां दिखने लग गई थी, और उनके लिए इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो है द बोन्स ऑफ कॉटन वेव्स आर ब्लीचिंग द प्लेन इन इंडिया। कॉटन वेव्स यानी जो कॉटन की खेती करते हैं, कपास की खेती करते हैं, आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया, वो भारत की समतल जमीन को क्या कर रहे हैं, ब्लीच कर रहे हैं, यानी कि सफ़ेद कर रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने अपने देश में ये रिपोर्ट भेजी कि भारतीय किसान जो कि हमारे अंडर में काम करके एकदम ढांचा हो गया उनके शरीर का, अभी भी वो हमारे लिए प्लेन भूमि पर, समतल भूमि पर कपास की खेती करके उसको एकदम सफ़ेद कर रहे हैं, क्योंकि जब कपास की फसल उगी तो वो खेत एकदम सफ़ेद हो गए हैं, ऐसा वो हमारे लिए कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द बोन्स ऑफ कॉटन वेव्स आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। Dissatisfaction, we will continue this part in our next class. Till then, keep studying. Take care of yourself. Thank you so much. Thank you everyone.